इस पैन इंडिया ज़माने में ज़ाहिर है कुछ अच्छी फ़िल्में आई हैं, लेकिन साथ ही साथ इसकी आड़ में कभी-कभार कुछ बुरी फ़िल्में भी आ जाती हैं। ख़ैर जो अक्सर देखा गया ये जो शब्द है पैन इंडिया इज़ नॉर्मली एसोसिएटेड विद गुड साउथ इंडियन फ़िल्म्स दैट टेंड टू मेक वेव नॉट जस्ट इन लोकल मार्केट बट ये पूरे भारत और शायद विश्व भर भी हल्ला मचाती है, जैसे कि फ़िल्म्स लाइक बाहुबली, ट्रिपल आर एंड पुष्पा, केजीएफ फ्रैंचाइज़। तो ख़ैर बहुत कम लेकिन देखा गया है कि कि नॉर्दर्न सिनेमा नॉर्दर्न बेल्ट से कोई फ़िल्म या इवन सेंट्रल इंडिया से कोई फ़िल्म या इनफैक्ट इवन बॉलीवुड व्हिच मेक अ प्रेजेंस इन द साउथ मार्केट। तो ख़ैर इस हफ़्ते एक पंजाबी फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है मस्तानी और ज़ाहिर है इसके मेकर्स इसे पैन इंडिया का दर्जा दे रहे हैं, बट क्या वाक़ई में ये पैन इंडिया फ़िल्म है? आज इस पे बात होगी, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. Today we will review the Punjabi film called Mastane. ये आज 25 अगस्त को भारत और विश्व भर में रिलीज हो चुकी है। इसे लिखा और इसे डायरेक्ट किया है वन शरण आर्ट। शायद इनका रियल नाम शायद शरणदीप सिंह है, बट ही गोज बाय द नेम ऑफ शरण आर्ट। बस ये कहूँगा कि जैसा इनका नाम है और इनकी जो फिल्म है वो बिल्कुल एक पीस ऑफ आर्ट ही है। हमें पता लगा है कि शरण साहब खुद एक पेंटर है और ज़ाहिर है जब आप ये फ़िल्म देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि कैसे उन्होंने अपने इस टैलेंट का भी शायद इस्तेमाल किया गया है फ़िल्म में। तो ख़ैर बता देता हूँ सबसे पहले जो कहानी है, इट्स अ पीरियड स्टोरी सेट इन 1739 जब हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत में ईरान पर्शियन बादशाह नादिर शाह उनका दिल्ली सल्तनत पे राज था। और एज़ ऑलवेज़ विद मोस्ट ऑफ द इन्वेडर्स खासकर जो हमारे इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, उनके शासन में जो अत्याचार होता था आम लोगों पे, आम हिंदुस्तानियों पे, नॉट टू मेंशन दैट ऑब्वियसली द मर्डर, द मास, द जेनोसाइड्स एंड द वर्स्ट पार्ट जो थी ऑब्वियसली इट वाज ऑलवेज द एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो खैर 1739 का पीरियड है और नादिर शाह वो राज कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत में। और लाहौर में तब एक घटना होती है जिसके अंदर उनके कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब नादिर शाह चिंतित है कि ऐसा किसकी जुर्रत है जिन्होंने उनके सोल्जर्स को मारा है। अब वो सीधा पहुंच जाते हैं लाहौर और वहाँ पे वो समन करते हैं ज़कारिया खान बहादुर अवतार गिल। उनसे वो पूछते हैं कि ये आपके रहते हुए ज़कारिया खान बहादुर वाज ऑब्वियसली द मुगल सूबेदार of that period. He used to obviously report to Mohammad Shah, but obviously once Mohammad Shah was dethroned, तब तो जाहिर है उनके मालिक, उनके माए बाप तो नादिर शाह ही हो गए थे। तो खैर ज़कारिया खान इनसे इन्हें कहते हैं कि उन्होंने जो सुना है कि ये दिस इज द वर्क ऑफ सिख रिबेल्स, सो लाइक इट नॉर्मली हैपेंस ड्यूरिंग इन्वेशन। और उस दौरान इन दोज मिडिवल एजेस कि कैसे जो जीतता था वो अपने दुश्मन को पूरी तरह से क्रश कर देता था। अपार्ट फ्रॉम किलिंग देयर सोल्जर्स, वो आम नागरिक छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे और खासकर दे यूज्ड टू कमिट एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू दैट कैसे इन दोज डेज हिंदुस्तानी नारी उन्हें बाजार में गजनी बाजार अफगानिस्तान में बेचा जाता था। तो खैर दिस फिल्म इज सेट प्राइमरीली इन लाहौर। और फिर हमारे ज़कारिया खान बहादुर साहब, उन्हें ये चिंता सता रही है कि यदि उन्होंने इन सिख बागियों को नहीं पकड़ा तो नादिर शाह उनका सर काट देंगे। तो खैर जब कहते हैं डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मैचेस, और तब जो ज़कारिया खान के जो वजीर हैं, दैट्स प्लेड बाय आरिफ ज़कारिया, आई थिंक द कैरेक्टर इज कॉल्ड अफजल खान, वो एक नीति लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम कुछ जो एक्टर्स हैं ऑब्वियसली स्ट्रीट एक्टर्स, उन्हें हम सीख बना के हम नादिर शाह के सामने प्रेजेंट करेंगे। अब बाद में नादिर शाह उनका गला काटे या उन्हें क्या करे, वो उनका हेडेक नहीं है। तो खैर यहाँ हमारे वजीर साहब निकल जाते हैं लाहौर की बस्तियों में और तब उनकी मुलाकात होती है एक शख्स कलंदर, दैट्स प्लेड बाय गुरप्रीत गुगी। और फिर गुरप्रीत गुगी पहले तो जाहिर है ये प्रस्ताव वो ठुकरा देते हैं क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली पता होता है कि जो भी लोग इस एक्ट में भाग लेगा उसकी तो गर्दन कटने ही वाली है। तो खैर लेकिन फिर पैसों का लालच बहुत अच्छा दिया जाता है और जिसके कारण मैं कहूँगा पहले तो आते हैं आपके कुछ तीन मिसफिट्स आते हैं, जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स है जिसमें है प्रमुख बशीर, फिर है एक कैरेक्टर कॉल्ड जुल्फी
एंड देन इज वन कैरेक्टर कॉल्ड फीना। ये तीनों बिल्कुल देखने में किसी भी एंगल से ये आपको कोई सीख जाहिर है तो लग नहीं रहे। इनकी बॉडी भी कोई शेप में नहीं है। बेसिकली एक आम नागरिक है, जो बस अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। और फिर जो शायद एक कम से कम थोड़ा बहुत जिससे उम्मीद रहती है, फिर एक कैरेक्टर और है ज़हूर, दैट्स लीड एक्टर तरसेम जसर। और बेसिकली पूरे शहर में इन्हें ये 5 लोग मिलते हैं, कलंदर, ज़हूर, बशीर, जुल्फी एंड फीना। अब ये 5 की ऑब्वियसली कहूँगा एक मंडली सी, यही मस्तानों की, यही 5 आपके मस्ताने हैं इस फिल्म के। तो इट्स अ बंच ऑफ मिसफिट्स, मस्ताने हैं, अपनी ज़िंदगी में तो ये बस एकदम से इन्हें पैसा मिल गया तो ये अय्याशियाँ कर रहे हैं। बट बस ये जो मेन कैरेक्टर अगर मैं कहूँगा इस फिल्म का तो वो है कलंदर, गुरप्रीत गोगी। अब कलंदर इज यूजुअली अ टाइटल गिवन टू सेंट्स, स्पेशली सूफी सेंट्स, जो सीनियर मैं कहूँगा बहुत ही पुराने होते हैं। और कलंदर बिल्कुल जैसा उनका नाम है वो कुछ वैसी ही भूमिका निभाते हैं। अब शुरू में तो खैर ये यहाँ पे 3-4 जनों को पैसे का लालच है। ज़हूर को पैसे इसलिए चाहिए ताकि वो अपनी माशूका नूर, दैट्स प्लेड बाय सिमी चहल। नूर इज एक्चुअली अ स्लेव इन द लाहौर मार्केट, और उन्हें उसे उस नर्क से निकाल के उनसे निकाह करके वो अपनी अलग ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो खैर सिचुएशन ये है कि इवन दो इन्हें तो लग रहा है कि इन्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं और ये है, लेकिन क्या इनके साथ होगा, शायद इसका इल्म सिर्फ कलंदर को है। तो ये कहानी है ऑब्वियसली, पहले तो हमें नहीं पता, इसके बारे में इतना नहीं पता था। नादिर शाह के बारे में तो खैर हमने शुरू थोड़ा बहुत पढ़ा है स्कूल की किताबों में। और फिर कई साल पहले फिरोज खान साहब की एक फिल्म आई थी नादिर शाह, जो ऑब्वियसली बट दैट वाज फोकस्ड ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट टू द पर्शियन डिक्टेटर्स लाइफ। इस फिल्म में जो वही है कि ये फिल्म मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उस दौर का लाहौर का, ये उसे एम्पावर करती है। लेकिन साथ ही साथ ये जो सिख धर्म के जो वैल्यूज़ है, ये उसे निकालने, उसे बहुत ही मैं कहूँगा एक रिस्पेक्टेबल तरीके से प्रेजेंट करती है। अब सवाल यही हुआ कि क्या ये एक और कोई इस फिल्म का कोई प्रोपेगेंडा है, क्या यहाँ पे कोई सिख प्रोपेगेंडा है? मैं नहीं मानता ऐसा, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे जिस अंदाज से ये फिल्म इसका स्क्रीन पे निकल के आता है, ओवरऑल जो ये स्टोरी है वो बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, और कहीं से भी ये प्रोपेगेंडा नहीं है। सिख धर्म की जब बात आती है तो जाहिर है नॉर्मली वी एसोसिएट सिख्स विद वैलर, ऑब्वियसली ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि बहादुरी तो है ही इस कौम में, लेकिन साथ ही साथ इस कौम की जो सबसे मैं कहूँगा रिस्पेक्टेबल बात यह है कि वो जो सम्मान देता है नारी को, और जो नारी की शक्ति, नारी की रिस्पेक्ट को बचाने के लिए सिख लोगों की गर्दन काट सकता है और अपनी गर्दन भी गवा सकता है। So Mastani basically represent that particular value of Sikhism, because वो दौर ऐसा था उस समय जब भारत हिंदुस्तान में कि जितने भी ये इन्वेडर्स आए थे, वो ऑब्वियसली आम लोगों पे काफ़ी अत्याचार करते थे और खासकर औरतों और बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। तो ये जो फिल्म है ये उस डिक्टेटरशिप, उस जुल्म के खिलाफ ये आवाज़ उठाती। ये कोई किसी इस्लामिक धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये मेरे लिए कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब जो दर्शक है, आई एम श्योर ऑल इंडियंस इवन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो भी जब इस फिल्म को देखेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि ये कितने अच्छी तरीके से डायरेक्टर राइटर शरण आर्ट साहब ने इस कहानी द्वारा, सच्ची कहानी द्वारा अपनी बात रखी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बस शुरू के जो सीन है जब सिख्स गुरिल्ला अटैक करते हैं नादिर शाह के सोल्जर पे, इस फिल्म में आपको इतने कोई सीक्स देखने को नहीं मिलेंगे, फ्लैशबैक में मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंट डे में आपको देखने को नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि दौर ऐसा है कि ऑब्वियसली इस्लामिक रूल तो इंडिया में पहले तो मुगल सल्तनत का था, और जाहिर है मास कन्वर्शन हुआ था, और जिसके कारण उस युग में कई लोग ऑब्वियसली उन्हें अपने रूट्स के बारे में नहीं पता। सो ऑब्वियसली दिस फिल्म इज लार्जली अबाउट रीविजिटिंग योर रूट्स एंड स्टैंडिंग फॉर वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो स्टोरी तो इसकी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसका जो स्क्रीन प्ले भी है वो मैं कहूँगा वो उतना ही कमाल का है। फिल्म एक सर्टेन एडवेंचरिज्म है इस फिल्म में, और मैं इसे यहाँ पे किसी भी हॉलीवुड या किसी भी फिल्म से तुलना नहीं करूँगा। लेकिन मेन ये है कि आई थिंक पंजाबी सिनेमा की जब हम बात करते हैं, जो थोड़ी बहुत फिल्में हमने देखी या फिर
इन बॉलीवुड या इन द रेस्ट ऑफ इंडिया जो एक परसेप्शन है कि पंजाबीज आर वेरी लाउड, इनकी फिल्में तो ज़्यादातर एनआरआईज लव शव ऐसी रहती है। लेकिन ये फिल्म मुझे यकीन है कि पंजाबी सिनेमा में ये एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसे देखें, पसंद करें और दिस विल परहैप्स सेट अ न्यू वेव इन पंजाबी सिनेमा। स्टोरी तो खैर इसकी ज़बरदस्त है ही, लेकिन अगर अभिनय की बात करें तो इसके अंदर आई थिंक जो सबसे प्रमुख नाम है वो है गुरप्रीत गुगी का। इन्हें तो खैर हम ऑडियंस ने ज़्यादातर तो इन्हें टेलीविज़न शोज़ में देखा है, शायद इन्होंने भी इनकी पॉपुलैरिटी हुई थी का लाफ्टर चैलेंज से। उसके बाद इन्होंने कुछ बॉलीवुड फ़िल्मों में काम किया, ज़्यादातर जहाँ जहाँ पे ज़्यादातर ये क्लीशेड रोल प्ले करते हैं और टू बी ऑनेस्ट हमें तो वही लगा है कि ऑब्वियसली उनके पास शायद ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होंगे, जो काम हाथ में मिलता है वो ले लेते हैं। बट सम ऑफ द फिल्म हिंदी फिल्म व्हिच ही इज़ डन लार्जली तो वो मैं कहूँगा एक क्लीशेड रोल है। और बिल्कुल ये कहना पड़ेगा कि वो गुरप्रीत गुगी जिसकी पहचान हमेशा ये थी कि मैं गुगी हूँ, उड़ जाऊँगा, उसे तो मैं कहूँगा कि इस फ़िल्म द्वारा, इस कैरेक्टर द्वारा, कलंदर द्वारा गुगी को अब कोई उड़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो हवा बन के वो पूरे देश में छा गए हैं। ये कैरेक्टर देखिए ऐसा है कि इसका एक पास्ट है, कई साल पहले जब कलंदर और उनके जो परिवार या थे फेलो सूफी सेंट्स, तब तो खैर ये छोटे बच्चे थे। तब उनकी जान सिख वॉरियर्स ने बचाई थी और तभी से उनके, क्योंकि परिवार वाले तो उनके सब मर चुके थे और तभी से फिर कलंदर ने सिखों के साथ जंगलों में रह के उनकी शरण ली और ऑब्वियसली उन्होंने उनके धर्म से ज़्यादा जो उनका वे ऑफ लाइफ है, वैल्यूज़ है, उस वैल्यू सिस्टम को उन्होंने सीखा और अब भले ही ऑब्वियसली वो उन्होंने, उनका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, बट उस वैल्यूज़ को उन्होंने अपने ज़िंदगी में यू नो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए ये आई थिंक बड़ी मैं कहूँगा अजीब विडंबना है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी बैटलफील्ड में नहीं हो रहा है। इट्स लाइक अ बंच ऑफ मिसफील्ड, 5 जन हैं। पहले तो शायद हमें लग रहा था कि ये 5 जन शायद इट्स सम काइंड ऑफ अ मेटाफोर फॉर द वर्ड पंजाब, व्हिच इज़ बेसिकली अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंच मीन्स 5 एंड जाब मीन्स वाटर। क्योंकि ये सच्ची कहानी है और आई थिंक सबसे खूबसूरत इसकी फ़िल्म की वही बात है कि यहाँ पे जो एक संदेशा है, मैसेज है, जो वैल्यूज़ है, उसे एक सीक्स नहीं कह रहे हैं। उसे आज के उस दौर में जो लाहौर के रहने वाले आम नागरिक मुस्लिम्स वो है और वो कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से इस जर्नी द्वारा, इस गंभीर सिचुएशन द्वारा वो उस वैल्यूज़, अपने रूट्स को रीडिस्कवर कर रहे हैं। अब बताइए ऑब्वियसली पिछले 75 सालों से जो हमारा एक पड़ोसी है वो हमेशा से टू नेशन आइडेंटिटी के ऊपर काफ़ी गर्व करता है। तो ख़ैर ये फ़िल्म मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लोग भी देखें ताकि ऑब्वियसली उन्हें पता चलेगा अपने रियल रूट्स के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली स्टोरी, स्क्रीन प्ले, द लार्जर मैं कहूँगा मैसेज, ये फ़िल्म बहुत बढ़िया और अच्छी बात ये है ये कोई डायरेक्ट तरीके से नहीं कहती, ये कोई अपने आप को किसी आइडियोलॉजी को इम्पोज़ नहीं करती है। इसका जो मकसद वही है इस फ़िल्म का कि जो मेन सिख वैल्यूज़ है अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली डिवोशन to their faith, but more importantly that a true Sikh is one who respects women, who respects children और उनके ऑनर के लिए वो जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। सहूर जो कैरेक्टर है दैट्स प्लेड बाय तरसेम, ये बड़ा मैं कहूँगा थोड़ा स्टीरियोटाइप इसलिए लगा, नॉट ऑब्वियसली इज नॉट अ सिख स्टीरियोटाइप, लेकिन जो उनको लुक दिया गया है और जो उनके बात करने का अंदाज है, इट रिमाइंड्स यू ऑफ कैप्टन जैक स्पैरो, Johnny Depp's now legendary character from the Pirates of the Caribbean franchise series। तो शायद ये हमें शायद मे बी ऑब्वियसली ह्यूमर एलिमेंट थोड़ा डालने के लिए और शायद इस कैरेक्टर में स्कोप था या इन टर्म्स ऑफ द पर्सनैलिटी दैट तरसेम हैज़ कि आप उसको ऐसा कर सकते थे, लेकिन बतौर दर्शक ये हमें शायद थोड़ा लगा कि 90 अगर यही कैरेक्टर आप ऑब्वियसली एक कंटेम्प्रेरी टाइम में कोई स्टोरी लेके आते तो वो एक्सेप्टेबल था। लेकिन ऑब्वियसली आप इसे 1939 में एक जैक स्पैरो टाइप कैरेक्टर बता रहे हैं। हालांकि ऑब्वियसली इवन द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइज अगर आप देखें, एक जैक स्पैरो नाम का जो एक कैरेक्टर है वो इट ही एग्जिस्टेड, बट ऑब्वियसली इवन इन द हॉलीवुड फिल्म जो पोर्ट्रेयल है वो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम आई वुड से द रियलिटी। तो यहाँ पे हमें वही लगा कि ज़रूर का जो कैरेक्टर है और ही इज ट्राइंग टू बी दिस पंजाबी जैक स्पैरो, लेकिन शायद वहीं पे वो थोड़ा मार खा जाते हैं और शायद वही इस फिल्म की मैं कहूँगा एकमात्र इफ आई वुड से एक कमी है।
हम मोस्ट ऑफ दीज़ एक्टर्स हम मैंने पहली बार देख रहे हैं। हाँ, ज़िक्र करना पड़ेगा सिमी चहल का। बहुत ही मैं कहूँगा इनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस तो लाजवाब है। जैसा इनका नाम है नूर, बिल्कुल उनकी वैसी ही प्रेज़ेंस है इस फ़िल्म में। एक दिलचस्प बात ये है कि नूर का जो एक सीन है, नूर है कौन? ये बेचारी एक स्लेव है। इसकी ज़िंदगी तो बस पिंजड़ों में रही है और अब ये उड़ना चाहती है और उन्हें एक उम्मीद, रोशनी की एक उम्मीद मिलती है उन्हें इन द फॉर्म ऑफ ज़हूर। सो आई वुड से दैट सिमी चहल, उनका रोल इतना ज़्यादा नहीं है, बट जितना भी है मैंने कहा उन्होंने एक अच्छा काम दिया है। एक भूलापन है उनके चेहरे पे आप देखेंगे, तो वो मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी लुभाएगा। बाकी एक्टर्स जिसके अंदर बरिंदर बन्नी, अनमोल प्रीत एंड आई फॉरगॉट द थर्ड पर्सन नेम, इन तीनों का काम आप देखेंगे कि ये भोले-भाले थोड़े बस वैसे दिखाए हैं और इनका अपना एक लाहौरी ह्यूमर है। वो आपको बाकी 3 कैरेक्टर्स में देखने को मिलेगा। तो क्या इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ये फ़िल्म तो बहुत बढ़िया है और बस जैसे मैंने कहा कि बस ज़हूर को छोड़ के थोड़ा वो कैरेक्टर थोड़ा हमें आई वुड से यू नो उम, मिसफिट सा लगा इन टर्म्स ऑफ द इडियोसिंक्रेसीज़, बट बाकी सभी का काम मैं कहूँगा अच्छा। और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी द 2 एंटागनिस्ट जिसके अंदर प्रमुख है राहुल देव साहब। मतलब आई एम श्योर ये उनके करियर का शायद आर्ग्यूबली इट इज़ द बेस्ट रोल। नादिर शाह का जो वो रोल निभा रहे हैं और एक तो ऑब्वियसली उनका चेहरा है ही वैसा इतना इंटिमिडेटिंग और जब उस पे आप दाढ़ी लगा दें, लेकिन साथ ही साथ राहुल देव, उन्होंने ही इज़ गिवन अ परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफटाइम कहना पड़ेगा। ये बोलते हैं पंजाबी में भी बोलते हैं और पर्शियन फारसी भाषा में भी बोलते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें हिंदी फ़िल्मों में जब आप डिक्टेटर्स को उनके ऊपर आप कहानियाँ बनाते हैं, ज़ाहिर है वो तो हिंदी ही बोलते हैं। बट यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी राहुल देव साहब की कि उन्होंने कोशिश की, एंड डायरेक्टर की, कि दैट ही डिड नॉट err ऑन द साइड ऑफ पॉपुलिज्म। सो राहुल देव आई थिंक उनका काम का मैं कहूँगा कमाल का है ना। और उनका जो बात करने का अंदाज है, बॉडी लैंग्वेज है। और नादिर शाह कौन था? बेसिकली ये पर्शिया से आया एक खूंखार डिक्टेटर था। अब इसके आइडल्स कौन थे? गेंजिस खान और तैमूरलैन। तो यू कैन ओनली इमेजिन कि कैसी कहर इस आदमी ने हिंदुस्तान में मचाई होगी। और द गुड थिंग इज ऑब्वियसली यहाँ पे नादिर शाह की जुल्म इतना उस पर फोकस दिखाया नहीं, जरूरत नहीं है, बट सम थिंग्स ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेकिन बस प्योरली द मैन, द टोन ऑफ राहुल देव वो आपको एक एहसास दिलाता है कि ये इंसान नादिर शाह कितना वाकई बुरा इंसान होगा। और फिर ऑब्वियसली हमारे आरिफ जकारिया साहब हैं, जो अ, ज़कारिया बहादुर शाह ज़कारिया शाह खान बहादुर के वज़ीर प्ले कर रहे हैं, इनका काम भी बहुत ही अच्छा है। अवतार गिल साहब ऑब्वियसली वो इतने सालों से इंडस्ट्री में रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है एक्टर्स लाइक अवतार गिल उन्हें शायद इतना ड्यू नहीं मिलता है। बट मुझे लगता है कि शायद उनके करियर में भी ये बहुत ही एक अहम फ़िल्म है और अहम किरदार है। ओवरऑल आई थिंक फ़िल्म इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी इट्स वेरी गुड। जैसे कि हमने पहले ज़िक्र किया कि शरण आर्ट खुद एक पेंटर है और फ़िल्म में आप कई ऐसे सीन्स हैं, खासकर जो टेरेस के सीन्स हैं और आपको एक होराइज़न दिख रहा है, जहाँ पे आपको एक उस टाइम की लाहौर, ऑब्वियसली इट हैज़ लार्जली दोज़ पर्शियन इन्फ्लुएंस, वो सब दिख रहा है। ज़ाहिर है आई थिंक मोस्ट ऑफ द दोज़ इमेजेस जो हैं दूर की, वो एक पेंटिंग है, क्रोमा नहीं है और उस पेंटिंग के सामने ऑब्वियसली एक्टर्स आपके खड़े होके एक्ट कर रहे हैं। आई थिंक कमाल की बात ये है कि ऑब्वियसली नॉर्मली ऐसी फ़िल्मों की जब आती है तो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि भैया हिस्टोरिकल फ़िल्म बनाना ये तो बहुत महँगी पड़ती है। लेकिन जो हमें पता चला ये फ़िल्म सिर्फ़ मात्र 20 करोड़ में बनाई है। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, जो उन्होंने अपनी इस स्किल्स का इस्तेमाल करके और जो उन्होंने एक दुनिया बनाई है। ये पूरी फ़िल्म पंजाब में ही शूट हुई, ये लोग कहीं सेंट्रल एशिया या वहाँ कहीं नहीं गए हैं। सो आई थिंक दैट एड्स रियली एक विजुअल एलिमेंट तो है ही है। लेकिन आई थिंक जो फ़िल्म की सबसे अच्छी बात है वो है इसका ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक। ऑब्वियसली इसके अंदर हिंदुस्तानी सिख कल्चर का जो म्यूज़िक है उसकी तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं जो कहूँगा उस दौर का जो पर्शियन या मिडल ईस्ट का जो म्यूज़िक है, वो भी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ टेक्निक आई वुड से दैट क्रिएटिवली, टेक्निकली दिस फ़िल्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बट जो मेन है इस फ़िल्म का जो इसका मैसेज है वो बहुत ही दमदार है। और आई टेक माय हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर शरण आर्ट, कहना पड़ेगा जैसा उनका नाम है, उनकी फ़िल्म भी एक पीस ऑफ आर्ट है। अब खैर रही बात रेटिंग की, तो हम देते हैं इस फ़िल्म को 5 में से 4 स्टार्स।